नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मैं हर म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स और उसके निगेटिव पॉइंट्स को भी आपको बतलाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स तो सब कोई बताते हैं, लेकिन हर म्यूचुअल फंड का कुछ निगेटिव पॉइंट्स होता है जिसको हर इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरीके से कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले म्यूचुअल फंड की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला फंड जो मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से बताना चाहूंगा उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर्स जो है मेरे से पूछते हैं क्या कि आपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड को क्यों पिक किया है और सारे स्मॉल कैप फंड्स काफी अच्छा बेमिसाल रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आप हमेशा एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ में क्यों जाते हैं। तो चलिए मैं आपको स्मॉल कैप पिक करने का एक बेहतरीन टिप बताता हूँ। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या करती है, ये आगे जाकर के आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। और स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का किसी भी फंड परफॉर्मेंस से कैसे रिलेशन है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने किसी छोटी सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और पिछले 1-2 साल से वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो निगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर के पास में 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप अपना लॉस बुक करें और उस कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है विथ लॉस आप उसको बाहर निकालें। लेकिन इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए सामने से आपको बायर्स भी नहीं मिलते हैं, जिससे कि आपको स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स को बेचने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है क्या कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और समय दें, क्योंकि अगर आपको लगता है क्या कि आने वाले समय में ये कंपनी अपने लॉस को मेकअप कर लेगी और आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपको उस समय तक उस कंपनी को समय देना पड़ेगा। लेकिन इससे एक बात ये होगी कि उतने समय के लिए आपका वो जो फंड है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करें तो आप एक ऐसी एएमसी को सेलेक्ट करें जिसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी अच्छा हो, जो काफी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैक की गई हो, जैसे कि एसबीआई एएमसी। और मान लेते हैं कि कल को मार्केट फिर से औंधे मुंह गिर जाता है और 1 बाय 1 सारे इन्वेस्टर्स अगर अपने पैसे को रिडीम भी करने लगते हैं, तो इतनी बड़ी एएमसी के पास में उन रिडेम्पशंस के अगेंस्ट में जो भी उनको पे आउट करना है उसके लिए जो उनको फंड चाहिए इनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो इससे इनको एक प्रॉफिट ये मिलता है क्या कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप कंपनी में उसको बेच करके इनको फंड जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण इनके परफॉर्मेंस में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और इस तरीके से ये मार्केट करेक्शन में भी अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब एसबीआई स्मॉल कैप के कुछ बेसिक डिटेल्स को। इस फंड का रेगुलर ऑप्शन 2009 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड इस मार्केट में 13 साल से भी ज्यादा से है। इसके रिटर्न्स में नजर डाले तो पिछले 3 साल में 31.25%, 5 साल में 18.56%, 7 साल में 21.71% और 9 साल 10 महीने में 26.3% का इसने मैसिव रिटर्न दिया है। इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसकी फंड मैनेजमेंट टीम जिसको लीड करते हैं मेरे फेवरेट फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन सर, और इसके टर्नओवर रेशियो की बात करें जो कि इसका अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो है सिर्फ 14%, यानी कि जिस कंपनी में भी ये इन्वेस्ट करती है उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट से ये जल्दी बाहर नहीं निकल के आती है। इसका साफ मतलब ये पता चलता है क्या कि इनके जो फंड मैनेजर है वो जो भी छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उनको भरोसा है कि लॉन्ग टर्म में वो छोटी कंपनी बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये जल्दी से अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करते हैं। और जहां तक बात करें इसके आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी की, तो इसने अपने बेंचमार्क को हमेशा बहुत ही बड़े बड़े मार्जिन से बीट किया है, जिसके कारण इसको आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी में मिलते हैं 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क की, तो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क में इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो इसका सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट है इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 14,500 करोड़ का हो चुका है, जो कि स्मॉल कैप होने के नाते काफी ज्यादा है। लेकिन यहीं पे मैं आपको इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई भी फंड काफी ज्यादा रिस्की होता है। इसलिए अगर आपको 5 से 7 साल का ही इन्वेस्टमेंट नजरिया है तभी जाके आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब मेरे अगले फेवरेट पिक की ओर। तो मेरा अगला फेवरेट फंड है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके डिटेल्स में जाने से पहले इस फंड के ऊपर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंडिया के बड़े बड़े लीडिंग बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, तब ये फंड में इन्वेस्ट करना काफी बेहतरीन रहेगा। जैसा कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर का हम लोगों को बिजनेस पता है कि आने वाले समय में ये बिजनेस हमें हमेशा बढ़ता ही हुआ दिखेगा, क्योंकि आने वाले समय में नंबर ऑफ अकाउंट्स जो ओपन होंगे वो भी बढ़ते हुए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड्स का जो इनरोलमेंट होता है वो भी आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ इनका जो लोन सेक्टर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये जो बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस है ये काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अगर हम लोग इसमें 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं
तो हमारा पैसा आराम से बहुत ही अच्छे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो साथ में ऐसे सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा रिस्क भी है, जिसको हम लोग आगे जाकर के कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं इसके बेसिक डिटेल्स पे। तो दोस्तों SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च हुआ था फरवरी 2015 में। इसका मतलब है कि ये फंड इस मार्केट में 7 साल से है। इसके रिटर्न्स पे नजर डाले तो 3 साल में इसने 12.5% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 13.2 और 7 साल में 17.2% का CAGR रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि इसने जो भी रिटर्न दिया है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है और इसने हमेशा अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है और इसी बेसिस पे इस पैरामीटर में इसको मिलते हैं 5 स्टार्स। अब बात करते हैं इसके डाउनसाइड प्रोटेक्शन मेजर्स के। तो इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन मेजर काफी अच्छा है अगर हम लोग इसके शॉर्टिनों को देखें। और जब भी मार्केट करेक्ट होता है, यानी कि मार्केट जब भी नीचे की ओर आता है, तो ये अपना जो लॉसेस है उसको बेटर तरीके से हैंडल कर पाता है। इसलिए इस पैरामीटर पे भी इसको मिलते हैं 4 स्टार्स। अब चलिए बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसका मेजर नेगेटिव पॉइंट ये है क्या कि ये एक थीमेटिक फंड है जो आगे जाकर के सारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में करता है। और दोस्तों ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और RBI के पॉलिसीज के ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या RBI ने कोई नई पॉलिसी निकाली है तो उसके बेसिस पे इनका जो परफॉर्मेंस है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो फ्लक्चुएशन है ये एवरेज आउट हो जाता है, जिससे कि आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसलिए तो फाइनल कंक्लूजन ये आता है क्या कि ये पर्टिकुलर फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बना है जो बैंकिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है वो 5 से 7 साल से कम का ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले फंड की ओर। मेरा अगला फेवरेट फंड है दोस्तों SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। और इस फंड को मैं ना जाने कितने सालों से आपको रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार नहीं रहा है। लेकिन इस फेज को हम लोग एक कूलिंग फेज की तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि ये फंड जो है ये लंबे रेस का घोड़ा है और इस फेज में ये फंड अपने एक स्ट्रॉन्ग बेस को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो ये काफी अच्छा एक टाइम पीरियड है जिसमें आप SBI फोकस्ड इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इनिशियल बेसिक डिटेल्स को। ये फंड इस मार्केट में सन 2004 में आया था। इसका मतलब है कि ये फंड इस मार्केट में 18 साल से है। अब इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल में इसने 17.4% का, 5 साल में 14.42% का और 7 साल में 15.24% का CAGR रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी फंड मैनेजमेंट टीम, जिसको लीड करते हैं R श्रीनिवासन सर। और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट फंड मैनेजर हैं और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें भी R श्रीनिवासन सर का काफी ज्यादा क्रेडिबल नाम है। इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है और कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है और हमेशा अपने बेंचमार्क को रिटर्न्स के पैरामीटर्स पे बीट किया है, जिसके कारण इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी को मिलते हैं 4 स्टार। अब बात करते हैं अगले पॉजिटिव फैक्टर की, जो कि है इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन मेजर। अगर आप इस फंड में लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ने इस फंड का जो परफॉर्मेंस है उसमें ये देखा है क्या कि जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो ये अपने लॉसेस को काफी अच्छे तरीके से रिकवर कर लेते हैं। इसलिए आपको इस फंड में थोड़े से लंबे समय के लिए यानी कम से कम 5 साल के लिए जरूर बनना चाहिए। और ये जो अपने लॉसेस को कंट्रोल करता है जब मार्केट नीचे की ओर जाता है तो उस पैरामीटर पे इसको मिलते हैं 4 स्टार्स। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव फैक्टर की। तो इसका सबसे मेजर नेगेटिव फैक्टर है इसका पोर्टफोलियो बैलेंस। अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो इसमें लार्ज कैप में 55% का और मिड कैप में अप्रॉक्स 36% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरीके से ये फंड एक तरीके से मिड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड निकलते हुए दिख रहा है। और क्योंकि जो इसका मिड कैप का इन्वेस्टमेंट 36% का है, इसलिए आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में इसके परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके कंक्लूजन में मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई मिड लार्ज कैटेगरी का मिस्टर डिपेंडेबल देख रहे हैं तो ये फंड आपके लिए बना है और इस फंड में आप आंख बंद करके लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 फेवरेट पिक्स फ्रॉम SBI म्यूचुअल फंड। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।